यह कहानी जगदीशपुर के एक छोटे से गांव की है। इस गांव के सभी लोग अपना अपना काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन इसी गांव में हीरालाल नाम का एक किसान रहता था। हीरालाल के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी सुनीता और एक 8 साल का बेटा जिसका नाम मुकेश था। वे तीनों बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। हीरालाल के पास एक उपजाऊ जमीन थी जिस पर वह खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मगर अब हीरालाल की जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी खेत से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में मायूस होकर हीरालाल अपने खेत के पास बैठा होता है और कमाने के दूसरे जरिए के बारे में सोचने लगता है। हे भगवान, ये जमीन तो दिन पर दिन बंजर होती जा रही है और इसका पैदावार भी पहले जैसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। अब तो मुझे दूसरा खेत लेकर काम करना होगा, नहीं तो कोई दूसरा कमाई का जरिया ढूंढना होगा। अब मैं इस खेत के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चल के सुनीता से राय लेकर देखता हूँ कि इस बारे में उसका क्या विचार है। हीरालाल इतना कहकर खेत से अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचते ही वह सबसे पहले अपनी पत्नी सुनीता को आवाज लगाता है। वो भाग्यवान कहाँ हो, जल्दी इधर आना, एक बहुत ही जरूरी बात है। हीरालाल की आवाज सुनते ही सुनीता वहां आ जाती है। हाँ जी, आपने बुलाया, क्या बोलिए। हाँ सुनीता, एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जानने की जरूरत है। हाँ बोलिए, ऐसी कौन सी जरूरी बात है, जरा मैं भी तो जानूं। सुनीता, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह उतनी उपजाऊ नहीं रही है। अगर मैं खेत में ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो खेत की मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूं कि मैं उस जमीन पर कुछ महीने के लिए खेती करना छोड़ दूं और हर साल तो थोड़ी बहुत ही खाद देता रहूंगा, जिससे खेत फिर से उपजाऊ हो जाएगी। उसके बाद उसमें खेती करना शुरू करूंगा। हाँ जी, आपका यह बात बिल्कुल ठीक है। इससे हमारी जमीन भी ठीक रहेगी और उसमें उगने वाले पैदावार भी। हाँ, तो अब हमारे पास कोई दूसरा जमीन भी तो नहीं है जिस पर खेती करके अपना घर का खर्च और मुकेश के पढ़ाई के पैसे जुटा सके। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, एक बार जाकर गांव के जमींदार चाचा से मिल लीजिए। वह तो बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। आपकी वह जरूर कोई ना कोई मदद करेंगे। हाँ सुनीता, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। अगर मैं एक बार जमींदार चाचा से जाकर मिल लूं तो हो सकता है वो कोई दूसरा काम दिला दे जिससे हमारी कोई मदद हो जाएगी। चलो सुनीता, ठीक है, कल मैं सुबह सुबह ही जाकर चाचा से मिलकर आता हूं। अगली सुबह हीरालाल जमींदार चाचा से मिलने के लिए उनके घर जाने लगता है। जमींदार के घर पहुंचते ही वह उन्हें आवाज देता है। जमींदार चाचा घर पर हो क्या? बाहर आना जरा, बहुत जरूरी बात है। हीरालाल की आवाज सुनते ही जमींदार घर से बाहर आते हैं। इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर क्या बात है बेटा, बोलो। आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी जरूरी बात है बेटा? हीरालाल अपनी खेत के बारे में सारी बातें जमींदार से बताने लगता है। चाचा, मेरे पास एक ही खेत है जिस पर मैं खेती करके अपने परिवार का खर्च चलाता हूँ। इसके अलावा मुझे दूसरा कोई काम भी नहीं आता जिससे मैं अपने परिवार का खर्च उठा सकूं। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव से बाहर एक खेत है जिस पर तुम खेती कर सकते हो। चाचा, आपके ज़मीन पर भला मैं कैसे खेती कर सकता हूँ? इससे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु इसी बहाने तुम मेरी खेत की देखभाल भी करोगे, क्योंकि अब मेरी खेती करने की उम्र भी नहीं रही और मेरे घर में कोई खेती करने वाला भी नहीं है। तो इसलिए इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मुझे भी खेती करने का टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है चाचा, अगर ऐसी बात है
तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। जमींदार से चर्चा करने के बाद वह उन्हें धन्यवाद बोलकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद हीरालाल सुनीता को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी कि जमींदार चाचा ने अपनी जमीन आपको खेती करने के लिए दे दी। अब तो इससे आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ सुनीता, अब मैं चाचा के ज़मीन पर बहुत ही मेहनत और लगन से खेती करूंगा और कोशिश करूंगा कि पैसे जुटाकर 2-3 खेत और खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी कोई समस्या भी आए तो उससे लड़ने के लिए हम पूरी तरह तैयार रहें। अगले दिन सुबह होते ही हीरालाल जमींदार के खेत पर काम करने के लिए जाने वाला ही था कि तभी सोचने लगता है। सोच रहा हूँ कि ज़मींदार चाचा का खेत गांव से काफ़ी दूर है, उधर से आने में रात भी हो सकती है। क्यों ना मैं सुनीता से पहले ही बता दूं कि वह मेरे आने का इंतज़ार ना करे। उसी समय वह सुनीता को आवाज देता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आना। सुनीता तुरंत उसके पास आती है। हाँ जी, आपने बुलाया, क्या बोलिए, क्या बात है? हाँ सुनीता, सुनो, चाचा का खेत गांव से काफ़ी दूर है, इसलिए मुझे उधर से आने में रात हो सकती है। तो अगर मुझे आने में देर भी हो जाए तो तुम और मुकेश खाना खाकर सो जाना। ठीक है जी, परंतु अपना ख्याल रखना। 2 मिनट रुकना, मैं खाने का टिफिन लेकर आती हूँ, ताकि दोपहर में भूख लगे तो खा लेना। ठीक है, जल्दी से लेकर आओ। हीरालाल खाने का टिफिन लेकर गांव के दूर वाले खेत की तरफ निकल पड़ता है। काफी चलने के बाद आखिरकार वह खेत में पहुंचता है। चलो, काफ़ी दूर चलने के बाद आखिर मैं खेत में पहुंच ही गया। चलो अब फटाफट काम करना चालू करता हूँ। वहां पहुंचते ही वह कुदाल उठाकर काम करना शुरू कर देता है। हीरालाल को काम करते कुछ ही समय हुआ था कि तभी पीछे से एक जहरीला सांप आकर उसके पैर में काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय बाद हीरालाल चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ता है। खेत गांव से काफी दूर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके परिवार वालों को नहीं मिली थी। हीरालाल के खेत गए हुए सुबह से रात हो जाती है और इधर सुनीता उसकी राह देख रही होती है। सुनीता बहुत ही परेशान नजर आ रही थी। उसे परेशान देखकर उसका बेटा उससे कहता है, क्या हुआ माँ, आप इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? क्या बताऊं बेटा, तेरे पिताजी जमींदार चाचा के गांव से दूर वाले खेत में काम करने के लिए गए हैं और मुझे यह बोलकर गए थे कि जमीन दूर होने के कारण मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है। लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी है और अब तक उनका कोई आता पता नहीं है। बस इसी बात की चिंता है। माँ, आप क्यों चिंता कर रही हो? पिताजी ने जब बोला ही था कि मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। मुकेश की बात सुनकर सुनीता अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह होते ही जब सुनीता देखती है कि हीरालाल अभी तक घर नहीं आया तो वह परेशान होकर सीधे जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ती है। जमींदार के घर पहुंचकर वह उनसे हीरालाल के बारे में पूछने लगती है। राम राम जमींदार चाचा। राम राम बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? चाचा, हीरालाल कल आपके गांव के दूर वाले खेत में काम करने के लिए गए थे। तब से ही वह अभी तक घर नहीं आए हैं। ये क्या बोल रही हो बेटी? कल ही हीरालाल काम करने गया था और अभी तक घर नहीं आया? हाँ चाचा, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव से काफी दूर है, इसलिए मुझे घर आते आते रात हो जाएगी। अब तो रात से सुबह भी हो गई, पर वह अब तक घर नहीं आए हैं।
चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं किसी को भेजकर पता लगवाता हूँ कि हीरालाल कहाँ है। जमींदार तुरंत काम करने वाले भोला को हीरालाल को देखने के लिए गांव के दूर वाले खेत पर भेजता है। कुछ समय चलने के बाद भोला उस खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह पूरी तरह चौंक जाता है। ये क्या, हीरालाल का शरीर तो पूरी तरह नीला पड़ गया है। मुझे लगता है इसे किसी जहरीले सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जाकर जमींदार जी को बतानी होगी। भोला वहां से दौड़ते दौड़ते जमींदार के घर जाने लगता है। जैसे ही भोला जमींदार के घर पहुंचता है और कुछ बोलने ही वाला होता है कि उससे पहले ही जमींदार पूछते हैं, क्या हुआ भोला, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या तुम्हें हीरालाल मिला? भोला वहां जो कुछ देखा था वह सारी बातें बताने लगता है। वह बता ही रहा था कि पास में खड़ी सुनीता भी ये सब सुनकर रोने लगती है। सुनो भोला, तुम जल्द से जल्द किसी वैद्य जी को वहां लेकर पहुंचो। मैं सुनीता बेटी को लेकर वहां पहुंचता हूं। जमींदार भोला को तुरंत वैद्य जी के पास भेजते हैं और सुनीता को समझाने लगते हैं। सुनीता बेटी, तुम पहले रोना बंद कर दो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से हीरालाल ठीक नहीं हो जाएगा। फिर वे सुनीता को लेकर हीरालाल को देखने के लिए खेत की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर भोला वैद्य जी को बुलाने चला जाता है। जमींदार और सुनीता जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हीरालाल बेहोश होकर खेत में पड़ा हुआ है और उसका शरीर नीला पड़ चुका है। यह सब देखकर सुनीता वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी भोला वैद्य जी को लेकर आ जाता है। वैद्य जी को देखकर सुनीता उठकर खड़ी हो जाती है। वैद्य जी हीरालाल की हालत का जायजा लेने लगते हैं। वैद्य जी, अब कैसी है हीरालाल की तबीयत? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर गुमराह नहीं करना चाहता। हीरालाल की तबीयत बहुत ख़राब है। वैसे तो मैंने जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु हीरालाल के अंदर जहर काफ़ी समय तक रह गया है, जिस कारण वह प्रगाढ़ बेहोशी में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी, ये क्या होता है? वैद्य जी, आप इसे विस्तार से समझाइए। प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में व्यक्ति जीवित तो रहता है, परंतु उसके शरीर के किसी भी हिस्से में कोई हलचल नहीं होती। अब यह कब तक होश में आएगा यह भी साफ साफ नहीं कह सकते। तो वैद्य जी, अब हम क्या करें? हीरालाल कब तक होश में आएगा? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, जिसे पानी के साथ मिलाकर समय समय पर देते रहना। बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, कब तक होश में आएगा। जांच के बाद वैद्य जी उसे कुछ दवाइयां देकर वहां से चले जाते हैं। गांव के कुछ लोग मिलकर हीरालाल को घर ले जाकर बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो सुनीता बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम हीरालाल की अच्छे से देखभाल करो। तुम देखना, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बता देना। हीरालाल और तुम्हारे परिवार के लिए हर महीने कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम बिल्कुल हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, हम लोगों की आपने बहुत मदद की। जमींदार सुनीता को दिलासा देकर वहां से चला जाता है। जमींदार के जाने के बाद इस सबसे बेखबर मुकेश वहां आ जाता है। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर वह माँ से इसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है और इनकी इतनी हालत कैसे खराब हो गई है? क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में एक जहरीले सांप ने काट लिया था, जिस कारण वह बेहोश होकर लेटे हैं। माँ, तो पिताजी कब तक होश में आएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयां दी हैं, जिसे समय समय पर पानी के साथ देने को कहा है, और उन्होंने बोला कि इन दवाइयों से वह बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। माँ, अब पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, अब तुम इसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या करोगे? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, घर संभालोगी कि घर का खर्च चलाओगी? नहीं माँ, आप सब अकेले नहीं कर सकती। आप केवल पिताजी का ध्यान रखो
और घर संभालो। अब मैं खेत पर काम करके घर चलाऊंगा। मुकेश की बातें सुनकर सुनीता बहुत उदास हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और मन लगाकर पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम पढ़ लिख कर कोई बहुत ही बड़े अफसर बनो, और मैं तुम्हें अफसर बनाकर रहूंगी। इसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। वह अपने बेटे को स्कूल भेज देती है और फिर सोचने लगती है। अब मुझे खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि मैं अब इनकी होश में आने का इंतजार भी नहीं कर सकती। अब मुझे खुद ही खेत में जाकर काम करना होगा, नहीं तो कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। अगली सुबह सुनीता सीधे जमींदार से मिलने उनके घर चली जाती है। राम राम चाचा। राम राम बेटी, बताओ कैसी हो और हीरालाल कैसा है? अब तक होश आया कि नहीं? मैं तो ठीक हूं चाचा, परंतु उन्हें अभी तक होश नहीं आया है, पर मैं उन्हें समय समय पर दवाइयां दे रही हूं। ठीक है बेटी, समय समय पर दवाइयां देती रहना। भगवान की कृपा से वह जल्द ही होश में आ जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ चाचा, आपसे एक मदद की जरूरत है। हाँ बेटी, बताओ कैसी मदद चाहिए? चाचा, मैं चाहती हूँ जो जमीन आपने उन्हें काम करने के लिए दी थी, अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उस जमीन पर काम करने की इजाजत दे दें, ताकि मैं उस जमीन पर काम करके घर का खर्च और मुकेश को पढ़ा सकूं। बेटी, तुम्हें वहां काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा मैं हर महीने भेज दिया करूंगा। नहीं चाचा, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब बस आप मुझे अपने खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपने बेटे को बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगी और अपना घर चलाऊंगी। जमींदार उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु सुनीता मानने को तैयार नहीं थी। आखिर में सुनीता की बातें सुनने के बाद जमींदार सोचने लगते हैं। मुझे लगता है सुनीता अब मेरी बात नहीं मानेगी। अगर वह काम करने इतनी दूर खेत में जाएगी तो वह हीरालाल का ध्यान नहीं रख पाएगी। इसलिए मैं एक काम करता हूं, सुनीता को अपने गांव के अंदर वाले खेत पर काम करने के लिए कह देता हूं, ताकि वह खेतों में काम भी कर सके और अपने पति का ध्यान भी रखे। ठीक है सुनीता बेटी, मैं तुम्हें काम करने की इजाजत तो दे सकता हूं, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ चाचा, बोलिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। तुम्हें गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक ही एक खेत है जिस पर तुम काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने पति और घर का अच्छे से ध्यान रख सको। चाचा, यह तो और ही अच्छी बात हो गई। इससे तो मैं काम भी कर लूंगी और अपने पति और घर का ध्यान भी रख लूंगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है। कैसी समस्या है चाचा? बेटी, समस्या यह है कि वह खेत बाहर वाले खेत से काफी छोटा है। कोई बात नहीं चाचा, वह खेत मेरे घर के पास है, वही बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घरों का काम भी कर लूंगी, जिससे मैं मुकेश के पढ़ाई के खर्च निकाल लूंगी। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की जरूरत ही क्यों है? चाचा, मुझे काम करना ही होगा, क्योंकि हीरालाल का सपना था कि मुकेश पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बन जाए। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए मुकेश की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर स्थिति में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जमींदार सुनीता के संकल्प और साहस को देखकर पूरी तरह भावुक हो जाता है। ठीक है बेटी, तुम्हारी यह संकल्प और साहस को देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर समस्या में मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान तुम्हारे साथ है। सुनीता जमींदार के अंदर वाले गांव के खेत पर काम करना शुरू कर देती है। सुबह वह खेत में काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और पोंछा लगाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे
सुनीता की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में बहुत अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वह दूसरे के घरों में काम करके कमाती, उसे मुकेश की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ तुम बहुत मन लगाकर पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत ही बड़े अफसर बनो। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। हाँ माँ, मैं बहुत ही कड़ी मेहनत करूँगा और एक दिन पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। सुनीता की मेहनत और परिश्रम से गांव के लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि एक मां अपने परिवार को चलाने के लिए कैसे हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच हीरालाल की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाइयों और सुनीता की देखभाल ने जहर का असर काफी कम कर दिया। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन हीरालाल को होश आ जाता है। उसे होश में आते देख सुनीता बहुत खुश हो जाती है। भगवान की लाख लाख शुक्र है कि आप होश में आ गए हैं। भगवान ने मेरी परिश्रम और दुआएं सुन ली और तुम्हें होश आ गया। सुनीता, मैंने तुम्हें और मुकेश को बहुत परेशान किया ना? नहीं जी, आप हमारी ताकत हो। आप जब ठीक नहीं थे तब मैं सारी जिम्मेदारी संभाली थी। अब देखो सब चीज ठीक हो रहा है। धीरे धीरे हीरालाल पूरी तरह ठीक हो गया। उसने सुनीता के परिश्रम और त्याग को देखकर प्रण लिया कि अब वह कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। मुकेश की पढ़ाई भी साल दर साल सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आप दोनों की मेहनत और त्याग से मैं एक बहुत ही बड़ा अफसर बन गया हूँ। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर उस मुश्किलों का सामना किया है। सुनीता के परिश्रम और हीरालाल के साथ ने मिलकर एक बड़ी मिसाल कायम की। गांव वाले उनकी कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाने लगे। इस तरह मां के परिश्रम की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक मां का संघर्ष किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़कर रख सकता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।